ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहा था। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो उसका पावर कैसे मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, जुरिस्डिक्शन नहीं, उसका पावर, उसका इंडिपेंडेंस, इतना इंडिपेंडेंट होने का, इसका इतना पावरफुल होने का, उसका पीछे में क्या रीजंस है, उसको क्या क्या उसमें क्या क्या उसको उसका पावर्स है, वो सब देखा था। एंड उसका इंडिपेंडेंस का बारे में ये मेनली पॉइंट था कि उसको इट इज सेपरेट फ्रॉम द जुडिशरी, एज इट इज सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर। हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम होने का वजह से जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से चुन के आता है, अनलाइक द अमेरिकन सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी एक अलग ही एंटिटी हो जाता है एंड इट चेक्स बोथ ऑफ देम। तो वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था और यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट्स देखा था, जैसे कि अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर एंड उसका ओथ और उसको उसका सैलरीज, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। सो मूविंग ऑन नाउ, let's see the jurisdiction of Supreme Court. जुरिस्डिक्शन मतलब आप बोल सकते हैं उसका कोर्ट का दायरा, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिस्डिक्शन का अवार्ड पहले भी सुना होगा, जैसे आप कहीं पे एफआईआर लिखाने जाता है तो यहाँ पे जो थाना अधिकारी है आपको बोलता है कि ये हम लोग का जुरिस्डिक्शन का अंदर नहीं आता है, ये आप वो थाना में जाइए, या तो हम लोग जुरिस्डिक्शन में, ये डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, आप कहीं और जाइए। तो जुरिस्डिक्शन मतलब उसका जो दायरा है, वो दायरा को जुरिस्डिक्शन आप बोलते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारा जुरिस्डिक्शन है। फर्स्ट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो भी एंटिटी रहेगा, जैसे कि स्टेट या यूनियन, यूनियन वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट, ये सब का जो क्वेश्चंस होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस होगा, जो भी लॉ का क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा इन रिगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ ऑफ द लैंड, तो उसको डिसाइड करेगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो यू कैन से दैट द सुप्रीम कोर्ट को हम SC लिख रहे हैं, it decides the dispute arises between the unit of Indian Federation फेडरेशन का मतलब हम पहले भी बता दिया, जहाँ पे एक स्टेट, एक यूनिट होगा एंड एक सेंटर यूनिट होगा, that is फेडरेशन। तो फेडरेशन में अभी सुप्रीम कोर्ट किस किस को देख सकता है, जो डिस्प्यूट होगा बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट का बीच में कुछ जो क्वेश्चंस एराइज होगा उसको सॉल्व करेगा, या तो डिस्प्यूट एराइज होगा उसको सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट, बिटवीन सेंटर और स्टेट, बिटवीन सेंटर और वन और मोर स्टेट
between two or more state। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस एराइज होगा उसको सॉल्व करेगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप माइन्यूटली देखेंगे अब अगर आप माइन्यूटली देखने से इसको, तो सेंटर और ये जैसे कि दो स्टेट का बात आ जाता है। तो यहाँ पे कई कई जगह जैसे कि यूजुअली जो नदी का मामला होता है, ये नदी किसका वहाँ पे जाएगा, तो इसके लिए ट्राइब्यूनल बना के रखा है। ट्राइब्यूनल मतलब जो भी एक केस के लिए, जैसे कि एक नदी का केस के लिए एक ट्राइब्यूनल होता है, जैसे ये डिपार्टमेंट के लिए एक ट्राइब्यूनल होता है। तो ये ट्राइब्यूनल जैसे कोर्ट का जैसा काम करता है। तो कोई कोई जगह में ऐसा ट्राइब्यूनल बना के रखता है। तो ऐसा ट्राइब्यूनल अगर वो दो रिवर का है और कुछ कुछ केसेस में उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो उससे बाहर है, उसको ऐसे माइन्यूटली देखने से उसको उसमें वो डिफरेंस पता चलता है। लेकिन आपको ऐसे एज ए होल ये पता करके चलना है कि सेंटर एंड स्टेट, या तो दो स्टेट का साथ एक सेंटर लड़ रहा है, या तो दो से ज़्यादा सेंटर का साथ लड़ रहा है, या तो दो स्टेट एक साथ लड़ रहा है। तो ये सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट उसको अपना जजमेंट में ये एनलाइटन करेगा कि व्हाट इज द राइट वे, that is original jurisdiction। Now the writ jurisdiction। रीट जुरिडिक्शन हम ये रीट पढ़ा चुका है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट देता है, रीट मतलब एक ऑर्डर देता था, जैसे कि हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस में क्या है, वो ऑर्डर देगा कि जो आदमी को अरेस्ट करके रखा हुआ है, डिटेन करके रखा हुआ है, उसको प्रोड्यूस करेगा बिफोर द कोर्ट। तो दैट इज हेबियस कॉर्पस। तो ये वाला हम लोग पहले डिस्कस कर चुका है। जो रीट है, ये रीट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर आपसे इन्फ्रिंज हुआ हो। तो एक फिल्म बहुत चर्चा में आया था लास्ट ईयर आई थिंक, जय भीम था उसका नाम। तो जय भीम में जो वो पिटीशन फाइल करता है, जो वहाँ का लॉयर जो, तो वो हेबियस कॉर्पस से अपना पिटीशन फाइल करता है। तो जब वो पिटीशन फाइल करेगा तो ये रीट जारी करेगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा, तो जिसको भी अरेस्ट किया है। तो यहाँ पे जितना भी हम लोग पढ़ा था पहले इन द फंडामेंटल राइट चैप्टर, हेबियस कॉर्पस, और क्या था, मेंडामास, सर्टियोरेरी, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुका है। आप ये जो हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ चुका है, यही है द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Now the next is appellate jurisdiction। Appellate jurisdiction। Appellate jurisdiction मतलब क्या है, जो अपील करने का, appellate जो अपील करने का, अपील से निकला ये वर्ड। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अगर आपका सुनवाई अगर लोअर कोर्ट में नहीं होके आप पहले हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में भी नहीं होने से आप उसको सुप्रीम कोर्ट में आप उसको आपका अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये अपील करने के लिए सबसे हाईएस्ट प्लेस है, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील।
और यहाँ पे जो जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट मतलब इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट लोअर देन द हाई कोर्ट, जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जेएमएफसी ये सब देखते हैं। तो आप वहाँ पे जो भी आएगा, तो आप वहाँ पे स्टेज बाय स्टेज आप जाके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट मतलब इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। उसका बाद सुप्रीम कोर्ट का बाद कोई कोर्ट नहीं है जो आपका अपील सुनेगा। तो ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो आपका आर्टिकल 132 का अंदर आता है। एंड यहाँ पे जो अपील सुनेगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये कौन कौन सा मैटर में होगा? इट मे बी द अपील इन constitutional matters, or appeal in civil matters, सिविल मैटर आर्टिकल 133। तो सिविल मैटर देखिए, अभी जो सेम सेक्स मैरिज का केस चल रहा है वो भी तो एक सिविल मैटर है, क्योंकि ये एक मैरिज का चल रहा है। जो प्रॉपर्टी राइट होगा, जो मैरिज होगा, और जो आउट ऑफ क्रिमिनल होगा, ये सब कहाँ पे जाता है? ये सिविल मैटर में जाता है। तो वो सिविल मैटर हो गया। एंड अपील इन क्रिमिनल मैटर। पहले एक नियम था सिविल मैटर में, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तक फाइल करना है तो आपको मतलब जो केस है मैक्सिमम 20,000 का होना पड़ता था आपका मैटर जो। लेकिन अभी ये चीज़ हटा दिया, तो जो भी मैटर आप ले जा सकता है सिविल मैटर में। सो द क्रिमिनल मैटर्स is in article 134 and appeal in special leave। Special leave, it is in article 136। तो स्पेशल लीव का मतलब क्या है? इसको आप ये तीनों को तो समझ गया होगा आराम से, लेकिन ये स्पेशल लीव का मतलब क्या है कि जो भी कोर्ट लाइक ट्रिब्यूनल्स होता है, ट्राइब्यूनल्स, आप ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स का बारे में बहुत सुनता होगा, NGT। तो ये भी एक ट्राइब्यूनल है। ये ट्राइब्यूनल क्या देखता है? जो हम लोग का वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना, इसमें जो डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, इकोलॉजी में जो डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, उसका ऊपर में ये NGT जो उसका जितना भी केसेस है उसको देखते हैं। तो लास्ट टाइम आप शिलोंग में, मेघालय में जो कोल माइनिंग, रेड माइनिंग बोलते हैं उसको, कोल माइनिंग ही है वो, लेकिन इलीगल कोल माइनिंग है। वहाँ पे जाके कुछ लेबर्स, वहाँ पे मतलब पानी घुस गया था वो लोग का माइन में, तो उसको ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बंद करवा दिया था। हालांकि पहले से ये ऑर्डर था कि उसको बंद कर देने के लिए, लेकिन वो केस का बाद ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आके उसको जो बंद कर दिया परमानेंटली। तो ऐसे केस अरुणाचल में भी हुआ था इस बार, जब आनिनी में रास्ता बना रहा था। तो क्या हुआ है कि वो रास्ता बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर लोग वहाँ से पत्थरों तक काट के, जो भी काटता है उसको डायरेक्ट डंप कर रहा था, वो नीचे फेंक रहा था, और वो पूरा जाके नदी में मिलके वहाँ से नदी पूरा गंदा होके ऐसा हो रहा था। तो ये पिटीशन फाइल किया है वहाँ का आदमी लोग, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। तो एज आई सेड अर्लियर, जो ट्राइब्यूनल होता है वो कोर्ट जैसा फंक्शन करता है अदर देन द कोर्ट। तो यहाँ पे स्पेशल लीव में
जितना भी ट्राइब्यूनल होगा, जितना भी लोअर कोर्ट होगा, सबका केस को ये देख सकेगा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये चीज में पूरा सुप्रीम कोर्ट का दायरा को बहुत बढ़ा दिया ये स्पेशल लीव का केस में, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई भी केस को देख सकता है, एक्सेप्ट यहाँ पे भी एक थे, एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट, जो मिलिट्री कोर्ट में जो आप सुनता होगा, ये कोर्ट मार्शल हो गया, कोर्ट मार्शल, ये सब जो मिलिट्री कोर्ट में जो होता है, जो भी जजमेंट आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट उसका सुनवाई नहीं कर सकता है, उसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही देख सकेगा। तो एक्सेप्ट दिस मिलिट्री कोर्ट, जितना भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट है यहाँ पे इंडिया का अंदर, विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, तो इसका अपील को ये कोर्ट मतलब इसका देख सकेगा इसको, ठीक है। जितना भी ट्राइब्यूनल्स है, जितना भी लोअर कोर्ट में जितना भी केसेस है, ये देख सकेगा। लेकिन ये हेंस यहाँ पे इतना दायरा इसका बढ़ गया है ये स्पेशल लीव का केस में। तो सुप्रीम कोर्ट जो मैटर्स है, जो अर्जेंट इम्पोर्टेंस है, उसको ही देखता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस होगा या लिबर्टी राइट का बारे में कुछ होगा, तभी वो देखता है। क्योंकि ये दायरा इतना है कि सबको देखने जाने से इसका बहुत सुप्रीम कोर्ट ऐसे भी पहले से बहुत बर्डन, उसका बहुत सारा केसेस होता है, तो और बढ़ जाएगा। दैट्स वाई इसको कभी कभी यूज करता है द स्पेशल लीव केसेस को। तो दिस इज द अपीलेट जुरिस्डिक्शन। नाउ एडवाइजरी, ये हम लोग प्रेसिडेंट जब पढ़ा था, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इसको पढ़ा था हम लोगों ने। ये आर्टिकल बहुत जल्दी याद हो जाता है, आर्टिकल 143। इसमें क्या था, प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो भी पूछ सकता है, या तो सजेशन ले सकता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए जितना भी केसेस होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप जो भी कोर्ट में जाइए तो नीचे में टाइपराइटर मारते हुए आपको दिखाई देगा, वो लोग स्टेनोग्राफर होता है। तो स्टेनोग्राफर जो जितना भी वर्ड बाय वर्ड, जितना भी वर्ड वहाँ पे वो लोग बात करता है, जजमेंट हो या जो आर्गुमेंट हो, सबको नोट करता है। तो वो जितना भी है सब जजमेंट एंड वो जितना भी आर्गुमेंट हुआ था, वो सब एक रिकॉर्ड में रह जाता है। और वो जो रिकॉर्ड में रहेगा वही बाद में मतलब एविडेंस जिस आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो हम लोग का जो जुडिशियल रिव्यू का केसेस है और जुडिशियल एक्टिविज्म का केस है, जुडिशियल रिव्यू का केस है, तो अभी आप वहाँ पे कोट कर सकेगा आप, जैसे कि मिनर्वा मिल केस और जो भी केस हो, आप उसको जो भी केस वहाँ पे रहेगा वो रिकॉर्ड में रह जाएगा, एंड उसको आप एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। तो द कोड ऑफ रिकॉर्ड इट कैन बी यूज्ड और इट हैज ए evidentiary value and it cannot be questioned
तो इसको क्वेश्चन करने से क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था प्रशांत भूषण वाला केस, तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ द केस, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ला सकता है अगर आप उसको अगेंस्ट द जजमेंट बात कर रहा होगा। अगर कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट। तो आपको ये सबसे कंट्रोवर्शियल जो केस है, जो बाबरी मस्जिद केस, इतना साल से 80 से चल के आ रहा था बाबरी मस्जिद केस, तो ये लास्ट शायद 3 साल ऐसा हो गया, उसका वर्डिक्ट आया है इन द फेवर ऑफ हिंदूज। तो लेकिन उसको इतना सारा लोग, उसको अगर कोर्ट बोल दिया ये वर्डिक्ट है तो वो वर्डिक्ट है, आप उसका अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। आप उसके लिए कुछ फिर से रिकंसिडर करने के लिए एक पिटीशन डाल सकते हैं, बट वही हो गया। अभी आप एक बार जो जजमेंट दे दिया बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो एक एविडेंशियरी वैल्यू बन जाता है वो। एंड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होगा, या तो पहले से अमेंड करके रखा होगा कुछ कुछ, तो उसको अगर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफी का अगेंस्ट है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक अल्ट्रा वायर घोषित कर सकता है। अल्ट्रा वायर मतलब इट इज आउट ऑफ द रीच, उसका जो वो जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ लेके आया है, वो लॉ लाने के लिए वो काबिल नहीं है। इट इज आउट ऑफ द रीच एंड इट इज कॉल्ड द अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर ये एक लीगल टर्म है ये, जिसे नल एंड वॉइड, जैसे नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड क्या है? नल एंड वॉइड सिर्फ कैंसिलेशन नहीं है, नल एंड वॉइड सिर्फ कैंसिलेशन नहीं है। आदमी लोग इसको कैंसिलेशन बोल के देख रहे हैं। नल एंड वॉइड को आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। इट कैन बी सेड दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इट कैन बी सेड दैट इट इज इलीगल, और इट कैन बी सेड दैट इट इज इनवैलिड। तो नल एंड वॉइड जब हम लोग बात करते हैं, इट इज नॉट अबाउट जस्ट कैंसिलेशन। ये नल एंड वॉइड का टर्म जो जब नल एंड वॉइड यूज करता है, इसका जो टर्म है ये बहुत वाइड है। सो इन द जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू में एक ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट को उसको भी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, अपना ही जजमेंट को फिर से रिव्यू कर सकता है। जैसे हम केशवानंद भारती केस बताया था, उससे पहले का केस जो आया था, वहाँ पे बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। लेकिन केशवानंद भारती में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, जस्ट उसका बेसिक फीचर को चेंज नहीं करना है। तो दिस इज द जुडिशियल रिव्यू एंड इट इज इन आर्टिकल 137। और जो फंडामेंटल राइट है उसका आर्टिकल 13 वो भी अंदर जुडिशियल रिव्यू को अंदर आ जाता है, कि वहाँ पे जो लेके आएगा, अगर कुछ अमेंडमेंट लेके आएगा, उसको अगर वो अमेंडमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट को, आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसको रिव्यू करता है। तो यहाँ पे सिर्फ सीमित नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएगा उसको रिव्यू कर सकता है दिस आर्टिकल। ठीक है, इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
can be declared null and void. null and void हम जैसे बोला है, ये इसका दायरा बहुत बड़ा है. It can be said that it is illegal, or it can be said that it is unconstitutional, or it can be said that it is invalid. null and void मतलब हटा देगा, अगर जुडिशियल रिव्यू में कुछ उसका वायोलेशन मिलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड यू कैन लुक फॉर द वर्ड अल्ट्रा वायर जो मतलब आउट ऑफ रीच है, उसको एमेंड करने के लिए उसका राइट नहीं है, तो उसमें इसको अल्ट्रा वायर, उसको ये अल्ट्रा वायर ये टर्म को यूज करता है उसमें. तो इट इज द जुडिशियल रिव्यू. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो फाइनल वर्डिक्ट होगा ऑफ द अबाउट द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फाइनल रहता है. ये अल्टीमेट रहता है, ये फाइनल रहता है. सो इट कैन बी सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर, और द इट कैन बी सेड दैट इट इज अल्टीमेट इंटरप्रेटर. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का जो भी बात रखेगा सुप्रीम कोर्ट, वो उसको एक फाइनल वर्डिक्ट माना जाता है. कैन से दैट गिव्स द सुप्रीम कोर्ट गिव्स फाइनल वर्जन ऑफ स्पिरिट and content of constitution. Or the Supreme Court can be said that it is the ultimate interpreter of the constitution. Ultimate interpreter. So यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है. आर्टिकल 141, it says that the law declared by Supreme Court to be binding on all courts within the territory of India. Within the territory of India. And Article 144, जिसको हम लोग का DC तालापोतम जो बोल रहा था, तो ये आर्टिकल 44 में इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको. दैट ऑल ऑथोरिटीज सिविल एंड जुडिशियल in the territory of India
act in aid of the Supreme Court. मतलब इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो हिसाब से चलना है, ठीक है, उसका हिसाब से चलना है। अगर अभी हम लोग का लोकल डायलेक्ट में बोलने से उसका हिसाब में चलना है। जो भी अथॉरिटीज है, सिविल हो या जुडिशियल, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का अंदर में आएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जितना आया हुआ है उसका हिसाब से चलना है। तो जो हम लोग का डीसी तालोपोतम बोल रहा था ये बंद का समय में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ही दिया था। और वहाँ पे हम जब आपको ये फंडामेंटल राइट बता रहा था तब एक चीज़ बताया था कि हम लोग का यहाँ पे राइट टू स्ट्राइक नहीं है इन इंडिया। राइट टू स्पीच है लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ठीक है। सो इट वाज द सुप्रीम कोर्ट। और अभी तक हम जितना भी पढ़ाया है ये जितना भी यूनियंस से है, यूनियंस यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनने का ज़्यादा चांस रहता है। गवर्नर से अभी अगर स्टेट में देखिएगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अभी हम लोग क्या देखा है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव देखा है। तो अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव में देखिएगा तो गवर्नर जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, लेकिन जो अभी पढ़ लिया वहाँ से फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी एस्पेक्ट्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया हम लोग, फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, जैसे डीपीएसपी कहाँ से लिया है, जो ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हम इम्पोर्टेंट लिखाया है वो सबको आप लोग ध्यान दीजिए। नाउ लेट्स सी द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक रह गया, आप लोग भी सोच रहा हो, अटॉर्नी जनरल रह गया। उसको जितना भी अभी उसको पढ़ाने से ये हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जितना भी गवर्नमेंटल ऑफिसेस है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल है, उसका बाद इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, ये सबको सब खत्म होने के बाद एक साथ में हम लोग देखेगा, तब ज़्यादा अच्छा रहता है। Part 6, it is the state executive. और स्टेट एग्जीक्यूटिव is under article 1532 167। और स्टेट एग्जीक्यूटिव का अंदर में हम लोग का गवर्नर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लेकिन स्टेट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एमएलएस होता है, एंड एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ये सबको जो हम लोग एक साथ में देखेगा, ये सबको बाद में। ये लोग बेसिकली ऑफिशियल्स है। ये अटॉर्नी जनरल यूनियन का है, ये एडवोकेट जनरल ये स्टेट का है। तो फर्स्ट इज गवर्नर, इसको मिटा रहा है।
गवर्नर में फर्स्ट आर्टिकल 153, it says that there shall be governor in each state. For each state. लेकिन ये आर्टिकल प्रिवेंट नहीं करेगा एक इंसान को मतलब दो स्टेट का गवर्नर बनने में, ठीक है। जैसे कि एक गवर्नर जो दो स्टेट का गवर्नर भी बन सकता है एक इंसान। सो वी कैन से दैट दिस आर्टिकल shall not prevent the appointment of the same person as governor of two states for two or more states। तो ये चीज हम लोग पहले भी देख चुका है कि जो अरुणाचल का जो गवर्नर होता है वो मेघालय का भी कभी कभी रहता है। आर्टिकल 154, the executive power of the state shall be vested in the governor accordance in accordance with the constitution। लेकिन ये जो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, सिंस हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। ये जो यहाँ का गवर्नर जो है ये एग्जीक्यूटिव है बट ही इज नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव। सेम एज प्रेसिडेंट, लेकिन इसका गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो इसको इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि अगर इलेक्शन होके आया होने से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो यहाँ का लेजिस्लेचर है स्टेट का, उसका साथ एक कंपटीशन हो जाना था, सीएम का साथ एक कंपटीशन हो जाना था। तो दैट्स व्हाई इन द स्टेट लेवल ये गवर्नर को ये इसका इलेक्शन नहीं करवाता है। आर्टिकल 155, governor is appointed by the president। इसका आर्टिकल से ज़्यादा ये इसमें जो लिखा हुआ है ये ज़रा इम्पोर्टेंट है।
that governor hold office during the pleasure of the president. तो ये एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन आता ही है वाला कि इसका आर्टिकल तो नहीं, बट ये उसका मतलब द टेन्यूर ऑफ द गवर्नर ये बोल आता है, द टेन्यूर ऑफ द गवर्नर इज 5 years 4 years एंड द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट देना है। इसका एक फिक्स टर्म नहीं होता है। कोई कोई लोग इसको 5 years समझता है, 5 years कोई समझता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का टर्म 5 years होता है, एंड जब प्रेसिडेंट 5 years का बाद निकल जाता है तो यूजुअली क्या है कि इन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये काम करता है, तो उसको ही कोई सोच लेता है कि इट इज 5 years, बट देयर इज नो सच टर्म गिवन टू द गवर्नर। ठीक है। एंड द रिजिग्नेशन, जो रिजाइन करेगा वो, इट हैज टू बी एड्रेस टू, जो राइटिंग में देगा, इट हैज टू बी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और completed age of 35, completed 35 years of age, और बाकी वही है कि जो यूजुअली होता है, he should not hold any office of profit, hold any office of profit, and shall not be a member of both the houses of parliament। member of parliament सिर्फ लिख देगा हम, आप समझ जाना है। यहाँ पे राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों आ गया, और हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का बारे में हम बताया था। कुछ स्टेट में 2 हाउस है, बाई कैमरल है। वहाँ पे अरुणाचल में सिर्फ 1 हाउस है, इट इज यूनिकैमरल। यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। द ओथ कौन देगा? It will be administered by the Chief Justice of the concerned state. Chief Justice of concerned state, High Court. And in his absence, the senior most judge of that court
आपको पॉलिटी पढ़ने का हम तरीका बताएगा। देखिए, अभी तो हम आपको सीरियल वाइज लेके जा रहा है, लेकिन आप बाद में जब पढ़ेगा तो आपको ऐसा पढ़ना है। शुरू का तो आप फंडामेंटल राइट वहाँ से आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट शुरू हो जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट जब शुरू हो जाएगा तो आपको ऐसा पढ़ना है। पहले प्रेसिडेंट को पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्ट गवर्नर को पढ़ना है, प्रेसिडेंट को पढ़ना है, गवर्नर को पढ़ना है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को पढ़ना है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर को पढ़ना है, यहाँ का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ना है, फिर स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ना है। तो दैट इज द वे टू गो। तो ऐसा पढ़ने से आपको आसानी होता है, कंपैरिजन करने में भी आसानी होगा। जैसे कि कुछ कुछ प्रोविजंस पूरा का पूरा सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट का जैसा है, गवर्नर का ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर का जैसा है, सीएम का ऐसा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा है, वैसा है। तो ऐसा जब पढ़ेगा तब आपके लिए और इजी रह जाता है। तो आप बाद में जब आपका खुद का स्टडीज करेगा, आप ये ट्रिक को अपना सकता है। और आप ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, आप देख सकते हैं, बट ये भी एक तरीका, अच्छा है तरीका है ये पढ़ने का। पावर एंड फंक्शंस, देखिए जो पावर प्रेसिडेंट को दिया हुआ है, वो पावर, मोस्ट ऑफ द पावर्स आर देयर विद द गवर्नर स्टेट लेवल में। लेकिन कुछ कुछ पावर्स है, जैसे कि देयर इज, ये प्रेसिडेंट को जो पावर दिया हुआ है उसका एक्सेप्ट, मतलब ये गवर्नर का पास नहीं है। नो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकता है, और कोई कंट्री का साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बना सकता है। और ये मिलिट्री में भी, जो इंडियन मिलिट्री है उसमें कुछ वो कुछ पास नहीं कर सकता है, वो प्रेसिडेंट का थ्रू ही होता है। बट अदर देन दैट, जो पावर्स था प्रेसिडेंट का पास, इसका पास भी इन द स्टेट लेवल वही सेम पावर्स है, लाइक एग्जीक्यूटिव पावर। Same as president, all the executive actions of the state, executive action of the government of the state, it will be taken formally in his name. हालांकि ये गवर्नर का पोस्ट को हटा देने का बाद भी बहुत बार आता है फ्रॉम द वेरियस क्रिटिक्स, क्योंकि ये जो गवर्नेंस को हेल्प करने से ज़्यादा ये एक एजेंट ऑफ द सेंटर जिससे ज़्यादा काम करता है, ये एक क्रिटिक का मानना है। एंड अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम फेस करेगा सोचने से, आप एक्सपेक्ट कर लेना है कि 1 or 2 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द गवर्नर, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाता है गवर्नर। जो आप क्लैशेस का बारे में क्लैशेस सुनते ही रहता होगा, गवर्नर का साथ उस सीएम का तालमेल नहीं बैठ रहा है, ऐसे वाला केसेस। जैसे हम लोग अरुणाचल में जब आया था एक बार, कारिको पुल का सरकार जब गिर रहा था, तो वहाँ पे भी देखा। एंड रिसेंटली वेस्ट बंगाल में देखा,
तो ये केसेस होते रहता है. Appointment. He appoints the CM, Chief Minister, and other ministers. And the CM as well as the Council of Ministers, they hold their office during his pleasure. जैसे प्राइम मिनिस्टर का कोई टर्म नहीं होता है, वो नेक्स्ट इलेक्शन तक ही रहता है, तो ऐसे ही एक सीएम का और उसका काउंसिल का भी एक टर्म नहीं रहता है पर्टिकुलर. He appoints the officials like Advocate General, State Election Commission, or commissioners, chairman and members of आधा यहाँ लिख रहे हैं, members of the State Public Service Commission, Public Service Commission, and the Vice Chancellor. Vice Chancellor of the university. तो वाइस चांसलर को चुनता है. यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? ये गवर्नर होता है. वाइस चांसलर वो यूनिवर्सिटी में ही रहता है. And he recommend उस समय में, ये जब अरुणाचल में प्रेसिडेंट रूल लगा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलता है हम लोग, प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलता है, स्टेट इमरजेंसी भी बोलता है उसको. तो ये जब लगा था उस समय में गवर्नर था राजखोवा गवर्नर था उस समय में. और उस समय में ये हम लोग का पुल साहब का गवर्नमेंट जो गिरा था, तो उसका रिकमेंडेशन कौन करता है? वो भी गवर्नर करता है. जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खत्म हो जाता है स्टेट का, तो ही रिकमेंड्स द imposition of constitutional emergency. And he can seek any information. I am writing here in short, information relating to the administration of the state affairs. Of
स्टेट अफेयर्स। तो ये यूजुअली सीएम से मांगता है ये इसका इंफॉर्मेशन को। And I told you earlier, he acts as chancellor of university. अरुणाचल में एक ही है जो सेंट्रल है, बाकी स्टेट में ज़्यादा होता है। सो यू कैन राइट यूनिवर्सिटीज। लेजिस्लेटिव पावर, तो अभी हम लोग बहुत सारा सिमिलरिटीज सेम टू सेम देखा है। जैसे कि फर्स्ट था एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो फॉर्मली लेता था इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन इन द स्टेट का केस में क्या हो रहा है, अभी गवर्नर ले रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता था द प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर कर रहा है सीएम को। और जैसे कि जो ऑफिसर एक यूनियन लेवल में है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल को, ये अटॉर्नी जनरल हो गया, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी को, और जो इलेक्शन कमीशन था, यूनियन इलेक्शन कमीशन, ये सब को प्रेसिडेंट कर रहा था, लेकिन अभी स्टेट लेवल में ये गवर्नर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, द सिमिलरिटीज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। इन द लेजिस्लेटिव पावर, he is the integral part of state legislature। जैसे हम लोग पहले बात किया था, प्रेसिडेंट क्या है, जो हम लोग पार्लियामेंट कैसा बनता है, कौन कौन सा हाउस से और कौन सा एंटिटी से, तो वहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट होना पड़ता है। तो जस्ट लाइक ही इज एन इंटीग्रल पार्ट देयर द प्रेसिडेंट, हियर द गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, and by that he can summon or prorogue or dissolve the state legislative assembly। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट भी अंधाधुंध किसी को डिसॉल्व, कोई हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होता है। जो अगर किसी गवर्नमेंट का वो लोग अगर मेजोरिटी में है वो, तो उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। अगर वहाँ पे मेजोरिटी ख़त्म हो गया तो वहाँ पे इसको डिसॉल्व कर सकता है, या तो अगर सीएम खुद से रिजाइन कर देगा तो इसको डिसॉल्व कर सकता है। जस्ट ए सेकेंड, माई लाइट वेंट आउट, रुको, कनेक्ट कर रहा है।
मेरा आवाज आ रहा है सबको? Raise your hand, somebody. Okay, okay then. Let's continue. यहाँ पे लाइट चला गया था थोड़ा, इसलिए फिर से वाईफाई चला गया. What happened? रुकिए, थोड़ा सा रुकिए. यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है. ये बोर्ड, नया बोर्ड ले लेगा. रुकिए. व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? Can you see the whiteboard? हाँ दिखाई दे रहे हैं सर. ठीक है. दे रहे हैं. ठीक है, ठीक है. ओके. सो हम लोगों ने ये देखा कि जो सिमिलरिटीज है
it is very similar with the president. The governor and the president is very similar with their power. और इसमें we were looking at the legislative power, legislative powers. So यहाँ पे जो जैसे पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट था प्रेसिडेंट, वैसे ही गवर्नर एक इंटीग्रल पार्ट होता है ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. So he is an integral part of the state legislature. And he can, just like the president, he can summon or prorogue or dissolve a legislative assembly, a state legislative assembly. एंड पहले में क्या होता है, कोई कोई किताब में अगर आप पढ़ने मिलने से आप ध्यान रखना है, इसको आप ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई कोई किताब में अभी तक भी दिया होता है कि पहले में क्या होता था, जैसे लोकसभा में टू मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट चुनता था, ऐसे ही प्रोविजन था वन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन. सर, हाँ सर आपको व्हाइट बोर्ड हमको कुछ तो दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? आपका व्हाइट बोर्ड जो मेरे यहाँ पे पीसी पे जो तो दिखाई दे रहा है, हम जूम नहीं कर पा रहे. ओके, रुकिए आप. ये सबका साथ ऐसा हो रहा है. जर्मन सर मेरा ठीक है. ठीक है. मेरा भी ठीक है सर. जर्मन तुम बोलो. सर ठीक है मेरा. ओके, ठीक है, हम फिर से व्हाइट बोर्ड नया ले रहे हैं. लेट मी सी. चक्कू कैसा है अभी? सर अभी ठीक है. ओके, सो यही बोल रहा था कि लेजिस्लेटिव पावर में हम लोग ये डिस्कस कर रहा था कि कोई कोई किताब में दिया होता है कि एक मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन वन मेंबर. इट इज पहले में क्या होता था कि it was chosen by the governor. पहले में गवर्नर जो चूज करता था, he used to choose one member from the एंग्लो इंडियन. तो अभी इसको, जैसे पहले हम लोग देखा था, जो लोकसभा में भी 2 मेंबर चुनता था बाय द प्रेसिडेंट, वो रिपील कर दिया इसको इन द 104th अमेंडमेंट एक्ट में. तो यहाँ पे भी इसको रिपील कर दिया. पहले क्या होता था, 1 मेंबर एंग्लो इंडियन चूज करता था गवर्नर. तो कोई कोई किताब में अगर ये लिखा हुआ है तो आप उसको ये इसको जान के रहना है आप कि ये रिपील हो गया ये बाय 104th
Amendment Act. Now, the governor decides the on the qualification. Question of qualification या तो और द क्वालिफिकेशन ऐसा लिख लीजिए. क्वेश्चन ऑफ disqualification of members of state legislature. And he will be he will consult consultation with election commission. And same as president, he promulgate ordinance, and such ordinance has to be approved by the state legislature within six weeks. ये ऑर्डिनेंस कब लेता है? जब जो हाउस है, हाउस जब सेशन में नहीं होता है तब ये जो ऑर्डिनेंस को पास करता है बाय द गवर्नर. जैसे अभी का जो ये पेपर लीक केस चल रहा है, वहाँ पे गवर्नर जो ऑर्डर पास कर दिया, उसको बाद में जाके फिर से वो लोग जब सेशन में बैठा है तो फिर से उसका डिस्कशन किया है. बट इट शुड बी डन इन 6 weeks इन द केस ऑफ ऑर्डिनेंस. He nominates. ये कोई एग्जाम्स में आता है, स्पेशली इन द बिहार, यूपी, पीसीएस, ये सब में ज़रा आता है क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे स्टेट में, तो वहाँ पे ज़रा आता है ये क्वेश्चंस. एक दो में हम देखा है. यहाँ पे गवर्नर जो ही nominates 1/6 member of legislative council. लेजिस्लेटिव काउंसिल हम लोग का अरुणाचल में नहीं है. We have only legislative assembly. Financial power. It is also same as the president. He sees that budget is late before the state legislature. And same as president, the money bill has to have the prior recommendation of the president. Money bill has to have the prior recommendation. Have I said president
इट इज गवर्नर, ओके। गवर्नर का बात कर रहे हैं, तो अभी गवर्नर का केस में भी ये सेम है एज प्रेसिडेंट। जो मनी बिल होगा उसको गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगा इन द केस ऑफ मनी बिल। And no demand for grant can be made except on the governor's recommendation, his or her recommendation मतलब गवर्नर का रिकमेंडेशन। ही कंस्टिट्यूट सेम एज प्रेसिडेंट। आप देख रहा होगा प्रेसिडेंट का जो जो पावर है सेम है यहाँ पे भी। कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन। in every 5 years or after every 5 years। now let's see the judicial power। जुडिशियल पावर में जो प्रेसिडेंट का पास पावर था, उसका पास जो जो पावर था लाइक पार्डन, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट थोरली सो आई एम नॉट डूइंग इट हियर। पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन और सस्पेंड, remission, it is remission, okay, respite and remission। and commute, ये सब सारा गवर्नर का साथ होगा। अगर ये केसेस कहाँ पे होता था पहले, सुप्रीम कोर्ट से जब जाता है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के साथ जाता था। लेकिन अगर ये स्टेट का जो हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट जो भी है, यहाँ पे हाई कोर्ट में भी डेथ सेंटेंस देने का अधिकार है, डेथ सेंटेंस। तो ऐसा में जो गवर्नर है ही कैन नॉट पार्डन a death sentence। even though death sentence दिया जा सकता है by the high court, he don't have the power to pardon a death sentence। it can be done only by the president। next, governor is consulted or he is consulted or she is consulted, you may write anything, just समझ में आना है। governor is consulted by president while appointing the judges of the concerned high court।
ये हम लोगों ने पहले देख दिया था। जो हाई कोर्ट का जजेस होगा इसको कौन अपॉइंट करता है? बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन क्या होगा? इट हैज टू बी कंसल्टेड विद द गवर्नर। He makes appointment, posting and promotion of district judges. इट इज नॉट हाई कोर्ट, ठीक है? हाई कोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट जज जो हम लोग का यूपीआ में है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट बेंच। तो यहाँ का जो जजेस लोग का प्रमोशन जो भी करना होगा ये सब करेगा गवर्नर, बट ही हैज टू कंसल्ट और शुड have consultation with the state high court। तो हम लोग का स्टेट का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो हम लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट से इसका कंसल्टेशन लेता है। Now let's see the provision of emergency। इमरजेंसी में देखिए जो गवर्नर है उसका पास कोई पावर नहीं होता है इन द केस ऑफ नो पावर इन द केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। यहाँ पे जब एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन ये यूजुअली ये जब होता है तो नेशनल इमरजेंसी इसमें लगता है। गवर्नर का पास क्या है? जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खत्म हो जाता है, ये एक लीगल ये टर्म देता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब अच्छा से जब गवर्नमेंट नहीं चल रहा होगा तो उस समय में ये रिकमेंड कर सकता है टू द यूनियन गवर्नमेंट और टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो इम्पोज करेगा द प्रेसिडेंट रूल और द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और द स्टेट इमरजेंसी, और उसमें जब लगेगा तब गवर्नर जो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट वो रूल करता है। तो you can say state when it is not running constitutionally or the constitutional mechanism is breakdown, then the governor recommend the union government through president और उसका बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है इन द आर्टिकल 356 ये लगता है, which is said as
प्रेसिडेंट्स रूल। और ये जब लगेगा, प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा, तब गवर्नर रूल करता है और ही रन्स द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। On the behalf of the president। ठीक है। Now next is the chief minister। So चलिए वोटिंग करते हैं। अगर क्लास कंटिन्यू करने मन है तो हाथ खड़ा कीजिए। हम लोग एक टॉपिक देख सकते हैं। और जो ज्यादा हाथ, 1 वोट। ओके, nobody is voting other than 1 vote, so we'll take it to the next class। चीफ मिनिस्टर कल डिस्कस करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन गो अहेड। सर, जब जुडिशियल पावर में आप जो ये पार्डन मिशन, रेस्पाइट और ये लोग बारे तो आप नहीं बताएगा? ये हम प्रेसिडेंट का समय में बता दिया। ओके, सेम चीज है, सेम चीज है वो। उसको फिर से बताने से, क्योंकि ये बहुत एक लंबा हो जाता है, इसलिए हम नहीं बताया। तो हम ये प्रेसिडेंट जब पढ़ा रहा था आप लोग को, बहुत डिटेल में हम इसका बता दिया था, इसका प्रोविजंस क्या क्या है। तो आप एक बार जाके देख लीजिए। आपको, आप नोट्स में बना के रखा होगा प्रेसिडेंट का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप हमको पर्सनली मैसेज कर दीजिए, सर हमको समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टूड। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देगा उसको। ठीक है चक्कू? ओके सर। आप आज जाके एक बार पढ़ लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है वो। जस्ट एक टेक्निकल वर्ड्स हो जाता है, जैसे कि पार्डन है तो उसको पार्डन में माने कंप्लीटली माफ कर देगा, रिविजन में उसका जो चेंज कर देगा, उसका जो स्टेट है ऑफ द पनिशमेंट, तो नेचर ऑफ द पनिशमेंट, तो ये सब अलग अलग टर्म्स है ये जस्ट। तो आप उसको एक बार जाके देख लीजिए, समझ में नहीं आने से हमको बाद में फिर से बता दीजिए। ओके सर। हाँ सर ये पावर एंड फंक्शन सर गवर्नर का, सर उसमें एक पॉइंट था जिसमें ये गवर्नर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी सर बताया था सर ना। सर ये यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी सिर्फ यूनिवर्सिटी का चांसलर गवर्नर होता है और वाइस ओ चांसलर सर, को चूज करते हो। और सर चांसलर जो गवर्नर सर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ होगा ना सर? नहीं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होगा। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट नहीं था क्या सर? आई थिंक आप एक बार देख लीजिए। आई डोंट थिंक ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये गवर्नर होना सर। चाहिए। सर सेंट्रल का सर वाइस और स्टेट का ये गवर्नर, और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी जिसका प्राइम मिनिस्टर है वो विश्व भारती कोलकाता का, ऐसे सुनना था सर। उसका बारे में ठीक है, हम एक बार इसको फिर से देख के बताएगा। ठीक है, जी सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, इन दैट नोट चलिए कल मिलते हैं।
गुड नाइट। गुड नाइट।